मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। अभी हमारे PT2 एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और अब तक हमने आवर पास्ट के चैप्टर 1 to 5 फर्स्ट बुक के रीड किए हैं और टुडे वी स्टार्ट नाउ चैप्टर 6। और कुछ बच्चों के पास जो ओल्ड बुक है NCERT की आवर पास्ट का सेकेंड पार्ट है, जो उसमें ये 7th भी मिलेगा, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है हमारा आवर पास्ट का, उसमें जो ओल्ड बुक्स हैं उनके अंदर 6 चैप्टर दिए गए हैं। तो बेटा उसका जो 6 चैप्टर वो हटा दिया गया है हमारे सिलेबस से। तो हमने 1 to 5 चैप्टर फर्स्ट बुक के किए हैं और अब हम 6 to 11 यानी कि 6 to 10 अब सेकंड पार्ट के हम करेंगे। पहले दोनों पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर भी 6 चैप्टर थे और सेकंड पार्ट के अंदर भी 6 चैप्टर थे। अब हमारे NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग दोनों पार्ट्स के एक एक चैप्टर को हटा दिया गया है। तो ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 7 है। कुछ बच्चे ये बुक में देखकर ये न माने, और हमारी जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 6 है। तो चैप्टर 6 नेम इज वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स और फैक्ट्री ओनर्स। तो बुनकर कौन थे, आयरन स्मेल्टर कौन थे और फैक्ट्री ओनर यानी मालिक कौन बने थे, इन सब के बारे में हम चैप्टर 6 में रीड करने जा रहे हैं। आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर में क्या दिखाया गया है, सूरत इन गुजरात, गुजरात के अंदर जो सूरत है ऑन द वेस्ट कोस्ट, जो पश्चिमी किनारे पर है भारत के, वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट्स, एक सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट था इन इंडियन ओशियन ट्रेड, जो भारत का महासागरों के द्वारा व्यापार होता था, उनका एक महत्वपूर्ण पोर्ट माना जाता था। डच एंड इंग्लिश ट्रेडिंग शिप बिगन यूजिंग द पोर्ट, यानी कि जो डच कंट्री से और इंग्लैंड से होने वाले व्यापार की जो शुरुआत थी इसी पोर्ट के द्वारा की गई थी। फ्रॉम द अर्ली 17th सेंचुरी, यानी कि जो हमारी स्टार्टिंग की अर्ली सेंचुरी की थी तब ये व्यापार शुरू किया गया था। इट्स इंपॉर्टेंस डिक्लाइंस इन द 18th सेंचुरी, लेकिन धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती, कम होती चली गई थी, लेकिन कुछ शताब्दियों तक इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने किसकी बात की है, सूरत जो कोस्ट था गुजरात के अंदर किनारा, जहाँ से ट्रेड किया जाता था 17th सेंचुरी में, लेकिन 18th सेंचुरी में आके इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई थी। इस चैप्टर के अंदर हम रीड करने जा रहे हैं कि जैसे ब्रिटिशर ने कैसे यहाँ पर अपने व्यापार की शुरुआतें की थी। दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग ऑन 2 इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर में हम उस कहानी के बारे में रीड करेंगे, उस कहानी के बारे में समझेंगे जो 2 उद्योगों पर ध्यान देती हैं। कौन कौन से 2 उद्योग हैं, इंडस्ट्री और क्राफ्ट। एंड इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी कि जब भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन था वो 2 इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस कर रही थी। एक टेक्सटाइल सूती इंडस्ट्री, सूती कपड़े के उद्योग, और आयरन एंड स्टील, लोहा और इस्पात की जो इंडस्ट्री थी वहाँ ज़्यादा लगाई गई थी। बोथ दीज इंडस्ट्रीज वर क्रूशियल्स फॉर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये दोनों ही इंडस्ट्रीज बहुत इम्पोर्टेंट थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए। औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से दोनों ही इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट थी। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, हमारे आधुनिक संसार में, मशीनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, कॉटन का मशीनों के द्वारा प्रोड्यूस करना। टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द फॉरमोस्ट इंडस्ट्री नेशन इन द 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी तक आते आते जो इंग्लैंड था वो एक इंडस्ट्रियल नेशन, औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उभर चुका था। एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम द 1850, और 1850 डिकेड्स के अंदर वहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी ग्रो करनी शुरू हो चुकी थी। ब्रिटेन कम टू बी नोन एज द वर्क्स ऑफ द वर्ल्ड, इस प्रकार ब्रिटेन को वर्ल्ड के अंदर दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में सबसे पहले जो इंडस्ट्री लगाई गई थी वो कहाँ लगाई गई थी, ब्रिटेन या इंग्लैंड के अंदर लगाई गई थी। द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो औद्योगिकरण था ऑफ ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्री लगाई गई थी, एक क्लोज कनेक्शन विद द, उसका एक नज़दीक का कनेक्शन था, किसके साथ, क्लोज कनेक्शन था विद द कॉन्क्वेस्ट यानी एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत के अंदर विजय करना, भारत पर विजय प्राप्त करना और भारत में औपनिवेशीकरण को लागू करना, कॉलोनाइजेशन बनाना। यू हैव सीन, इसके बारे में हम चैप्टर 2 में रीड कर चुके हैं। हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया, जो भारत के अंदर इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्ट इन ट्रेड
लीड टू ऑक्यूपेशन, कैसे उन्होंने व्यापार के अंदर इंटरेस्ट लिया था और बाद में कैसे उन्होंने अपना यहाँ पर अधिकार जमा लिया, कैसे उनको मौका मिला यहाँ पर अपना अधिकार जमाने का। हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज्ड ओवर द डिकेड्स, ये जो व्यापार करने का उनका पैटर्न था वो कुछ ही डिकेड्स के अंदर बदल चुका था। इन द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वाज बाइंग गुड्स इन इंडिया, तो 18th सेंचुरी के लास्ट में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बाहर से ही गुड्स सामान खरीदती थी एंड एक्सपोर्ट देम टू इंग्लैंड और यूरोप, और यहाँ से सामान को, इंडिया से सामान को इंग्लैंड और यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट करती थी। मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल, इससे उनके जो प्रॉफिट होता था विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसको उस जो प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट का जो पैसा था उसको उन्होंने इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्री लगाने के लिए लगा दिया था। ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइज्ड begin to see India as a vast market for their industrial products। इस प्रकार जैसे जैसे वहाँ इंडस्ट्री लगी और इंडस्ट्री के अंदर मशीनों के द्वारा ज़्यादा सामान को प्रोड्यूस किया जाने लगा, तो इस सामान को बेचने के लिए वो भारत के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट की ढूंढ रहे थे, मार्केट बनाना चाहते थे ताकि अपने वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वहाँ पर बेच सकें। एंड ओवर टाइम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिगन फ्लडिंग इंडिया, इस प्रकार देखते ही देखते कुछ समय के बाद इंग्लैंड में बनी हुई वस्तुएं भारत के अंदर बिकने लगी, भारत के अंदर आने लगी। हाउ डिड द अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, कैसा प्रभाव रहा भारत के जो क्राफ्ट पर्सन थे उनके ऊपर और भारत की जो इंडस्ट्री थी, छोटे छोटे उद्योग थे, उन उद्योगों पर और भारत के हाथ से बनाए जाने वाले सामान पर क्या प्रभाव पड़ा। दिस इज द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करेंगे। तो यहाँ जो मेन बातें हमने रीड की कि कौन सी दो बातों पर उन्होंने फोकस किया था, वो था टेक्सटाइल्स एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट, जो भारत का सूती कपड़ा था उसकी क्या डिमांड थी हमारे विश्व बाजार में, पूरे विश्व बाजार में। जैसे हम यहाँ देखते हैं, लेट अस फर्स्ट लुक एट द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। हम सबसे पहले कपड़ा उत्पादन पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले जो कपड़ा उत्पादन था वो कैसे कब स्टार्ट हुआ था, अराउंड 1750 बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेयर्ड बंगाल, बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले, यानी कि जब तक अंग्रेजों ने बंगाल को अपने कब्जे में नहीं लिया था उससे पहले इंडिया वाज बाई फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, तो विश्व के सभी देशों से आगे सूती कपड़ा बनाने में भारत सबसे आगे था। इंडियन जो टेक्सटाइल थी हैड लॉन्ग बीन रिनोव्ड, भारत के अंदर जो सूती कपड़ा होता था वो उसकी जो क्वांटिटी थी, रिनोव्ड बोथ देयर फाइन क्वांटिटीज एंड एक्सक्वाइसाइट्स क्राफ्टमैनशिप, और उसके ऊपर जो कारीगरी की जाती थी वो वर्ल्ड के सभी देशों से अलग थी। तो क्यों आगे था, क्योंकि हमारी जो कपड़े की क्वालिटी थी वो अच्छी होती थी, फाइन क्वालिटी होती थी, और उसके ऊपर जो कारीगरी होती थी वो भी अच्छी होती थी। दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ एशिया, तो इंडिया के अंदर जो फाइन कपड़ा था वो किन देशों के साथ व्यापार करते थे, साउथ ईस्ट एशिया के जो देश थे, जावा, सुमात्रा एंड पेनांग, तो वेस्ट में सेंट्रल एशिया के अंदर। फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी बिगन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप, जो यूरोपियन कंट्री भारत के अंदर ट्रेडिंग कंपनी जो भारत के अंदर आई थी, उन्होंने अपने हमारे इंडिया के सूती कपड़ों को यूरोप की मार्केट में बेचना शुरू किया। मेमोरीज ऑफ द फ्लोरिशिंग ट्रेड, इस फलते फूलते व्यापार की जो यादें हैं, द क्राफ्टमैनशिप ऑफ द इंडियन वीवर्स, जो भारतीय बुनकरों की जो कलाकारी थी, कारीगरी थी, इस प्रिजर्व्ड इन मैनी वर्ड स्टिल करंट्स इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज, आज भी अंग्रेजी लैंग्वेज के अंदर या दूसरी लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके अंदर हमारे इंडिया की कारीगरी को देखने को मिलती है। कुछ ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं जिनमें भारत की कारीगरी से जोड़ा गया है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रैक द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड, इस प्रकार हम कुछ ऐसे ही वर्ड के आधार पर ढूंढना चाहेंगे और उनके मीनिंग के बारे में भी ढूंढना चाहेंगे। वर्ड टेल अस हिस्ट्री, कुछ ऐसे वर्ड जो हमें इतिहास बताते हैं। तो जैसे हम साइड वाले वर्ड को देखते हैं, ये जो ऊपर कपड़ा दिखाया गया है इसको पटोला बुनाई के रूप में जाना जाता है। 19th सेंचुरी के मिड में पटोला वाज बोर्न इन सूरत, अभी हमने जो गुजरात के अंदर सूरत में रीड किया था, अहमदाबाद
एंड पाटन, इन 3 स्थानों पर ये कपड़ा बनाया जाता था। हाईली वैल्यूड इन इंडोनेशिया, इसकी जो सबसे ज़्यादा वैल्यू थी वो कहाँ थी? इंडोनेशिया के अंदर। इट बिकेम पार्ट ऑफ द लोकल वीविंग ट्रेडिशन देयर, तो इस प्रकार यहाँ के लोगों का ये परंपरा बन चुकी थी इस प्रकार का कपड़ा तैयार करने की। तो अब कुछ वर्ड के बारे में हम रीड करेंगे जिनसे हमें पता चलता है भारत के अच्छे कपड़े की बारे में। वर्ड क्या क्या बताते हैं? यूरोपियन ट्रेडर फर्स्ट है अनकाउंटिंग फाइन कॉटन क्लोथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाई अरब मर्चेंट इन मोसूल इन प्रेजेंट डे इराक। तो हम यहाँ देखते हैं कि यूरोप के व्यापारियों ने, सबसे पहले यूरोप के जो व्यापारी थे उन्होंने भारत का जो कपड़ा था वो सबसे पहले एक अरब व्यापारी के पास देखा था। कौन से शहर में देखा था? मोसूल शहर में। जो मोसूल शहर कहाँ प्रेजेंट में? इराक के अंदर, जो प्रेजेंट इराक है वहाँ था ये मोसूल शहर। तो जो फाइन कॉटन था उस फाइन कॉटन के कपड़े को उन्होंने एक मोसूल शहर के अंदर अरब मर्चेंट के आसपास देखा, तो उसका नाम ही उन्होंने क्या रख दिया? मसलिन रख दिया। क्या रख दिया? मोसूल के साथ उसको जोड़ दिया मसलिन। शो दे बिगन रेफरिंग टू ऑल फाइनली वुमन टेक्सटाइल एज मसलिन। ये भारत के अंदर जो फाइन कपड़ा बनाया जाता है, सूती कपड़ा बनाया जाता है, उसको मसलिन के नाम से जाना गया। ए वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी, इस प्रकार इस वर्ड को खूब इम्पोर्टेंस मिली, खूब इसकी प्रशंसा की गई, मसलिन शब्द की या मसलिन कपड़े की। वहन द पोर्तुगीज फर्स्ट केम टू इंडिया, जो पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे इन द सर्च ऑफ स्पाइस, मसालों की खोज में, दे लैंडेड इन कालीकट, वो सबसे पहले कहाँ पर आकर उतरे थे? कालीकट, केरला के अंदर, इन साउथ वेस्ट इंडिया, साउथ वेस्ट के अंदर साइड में जो केरला शहर है वहाँ पर आके जो पुर्तगाल के ट्रेडर थे वो कालीकट के अंदर आकर उतरे थे। द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोप, वो जो कॉटन कपड़ा लेके यहाँ से गए थे वापिस यूरोप, अलोंग विद दिस स्पाइसेस, अपने मसालों के साथ भी, कैम टू बी कॉल्ड कैलिको, तो उस कपड़े का नाम उन्होंने क्या रख दिया? कैलिको, यानी कि कैलिकट से जो सामान लेके गए थे उसको कैलिको के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार एंड सबक्वेंटली कैलिको बिकम द जर्नल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल, इस प्रकार हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। तो यहाँ मसलिन और कैलिको दो वर्ड को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। देर आर मैनी अदर वर्ड विच पॉइंट टू द पॉपुलरिटी, कुछ दूसरे और वर्ड हैं जिनको और ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली थी इंडियन टेक्सटाइल इन वेस्टर्न मार्केट के अंदर, पश्चिमी मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर। इन द फिगर 3 आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज पर, यू कैन सी ए पेज ऑर्डर बुक, यानी कि यूरोपियन कंपनी के मार्केट के द्वारा एक डिमांड ऑर्डर बुक भेजी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, रिप्रेजेंटेटिव इन कलकत्ता, कलकत्ता के अंदर भेजी गई थी कि इतना कपड़ा हमें ज़रूरत है, हमारी मार्केट के अंदर ज़रूरत है। द ऑर्डर दैट ईयर वाज फॉर 5,89,000 पीस ऑफ क्लॉथ, तो कितने कपड़े की डिमांड थी? वो इतने ज़्यादा कपड़े की, 5,89,000 पीस। तो पीस क्या था इसके बारे में समझेंगे। इतने ज़्यादा थान, जिसको हम बोल सकते हैं कपड़े के थान की जरूरत थी। ब्राउजिंग थ्रू द ऑर्डर बुक यू वुड हैव बी सीन ए लिस्ट ऑफ 98 वेराइटी ऑफ कॉटन, तो जो लिस्ट हम अगले नेक्स्ट पेज पर देखेंगे उसके अंदर कॉटन की 98 वेराइटीज, अलग अलग वेराइटी कॉटन के बारे में दिखाया गया है, सिल्क और कॉटन के कपड़ों के बारे में। दीज वर नोन बाय द कॉमन नेम इन यूरोपियन ट्रेड वाज पीस गुड्स, तो इस प्रकार जो यूरोपीय व्यापारी थे वो उन्हें पीस गुड्स के नाम से जानते थे। पीस गुड्स किसे कहते थे? यूजुअली वूवन क्लोथ, जो कपड़ा होता था सामान्य तौर पर, दैट वर 20 यार्ड लॉन्ग और 1 यार्ड वाइड, यानी कि जो कपड़ा है 20 यार्ड लंबा और ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, तो इसको एक थान बोलते हैं, आज भी हम एट प्रेजेंट यूज करते हैं। तो उसको बोलते थे जो 20 यार्ड लंबा और 1 यार्ड चौड़ा है, ऐसे कपड़े को पीस गुड्स के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट यहाँ दे रखा, ये है वो नोटिस जिसकी डिमांड यूरोपियन मार्केट के अंदर थी, तो ये इतने ज़्यादा हमारे ज़्यादा यूजफुल नहीं है। तो इन नोटिस हाउ इस आइटम ऑर्डर बुक वाज केयरफुली प्राइस्ड इन लंडन, उस लंदन के अंदर क्या प्राइस है ये सब इसके अंदर दिखाया गया था। दीज ऑर्डर हैड टू बी प्लेस्ड 2 years इन एडवांस, तो 2 साल पहले इसको एडवांस में भेजा गया था, बिकॉज दिस वाज द टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड ऑर्डर टू इंडिया, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रिक्वायर होती, ज़रूरत होती थी, ये भारत के अंदर ऑर्डर के आधार पर ये भेजा गया था। गेट द स्पेसिफिक क्लोथ वूमन एंड द
to Britain. Once the clothes police arrived in London, they were put up from acquisition and sold. इस प्रकार देखा गया था कि कपड़े का जो थान था लंदन पहुंच जाते थे, उन्हें नीलामी के जरिए भी बेच दिया जाता था, उनकी नीलामी के द्वारा उनको बेचा जाता था. नाउ लुक एट द नेम ऑफ डिफरेंट वेरियस. तो अब हम उसके जो अलग अलग नाम है जो लिस्ट में देखे हमने. वैरायटी ऑफ द क्लॉथ इन द बुक. इस बुक के ऊपर अलग अलग वैरायटी के कॉटन क्लॉथ्स के बताया गया है. अमंग द पीस ऑर्डर्ड ए बल्क वर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स कॉल्ड सीड्स. यानी कि जो प्रिंटेड कपड़ा था उनका ऑर्डर दिया गया था, उसको सीड्स के नाम से जाना जाता था. किस नाम से? सीड्स से, या कस्सा, कोसा या खस्सा. तो ये इसके नाम थे सीड्स, कोशा या कस्सा. एंड बंडाना, तो ये अलग नेम है. जो हमने पहले कालिको और जो हमने मसलिन कपड़े हैं, तो ये तीसरा टाइप का ये सीड्स, कस्सा या कोशा या बंडाना. डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म चींस्ट कम फ्रॉम. तो आप क्या जानते हैं कि जो सीड्स शब्द है वो कहाँ से आया है इंग्लिश का? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम हिंदी वर्ड चींस्ट. ये हमारा हिंदी का जो छींट वर्ड है, छींट का कपड़ा है, एक क्लॉथ विथ स्मॉल और कलरफुल फ्लावरी डिजाइन. जो एक कपड़े के अंदर छोटे छोटे और कलरफुल रंग बिरंगे फूल जो डिजाइन बनाए गए थे उनको बोलते हैं सीड्स. फ्रॉम द 1680s डिकेड्स देयर स्टार्टेड ए क्रेज फॉर प्रिंटिंग इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड. इंग्लैंड के अंदर एक बहुत ज़्यादा क्रेज था 1680 के अंदर. इस प्रकार के छींट के कपड़े का बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिमांड की गई थी. यूरोप मेनली फॉर देयर एक्सक्यूसाइड्स फ्लोरल डिजाइन. तो यूरोप के अंदर इस प्रकार की फूल पत्तियों के बारीक रेशे के जो डिमांड थी वो अलग ही ज़्यादा डिमांड थी. फाइन टेक्सचर्स, कपड़ा अच्छा होने के कारण, एंड रिलेटिव चीपनेस और सस्ते होने के कारण रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूड्स द क्वीन हरसेल्फ वोर क्लोथ ऑफ इंडिया. जो अमीर आदमी थे इंग्लैंड के और जो रानी थी खुद इंग्लैंड की, वो भी भारत से बने हुए कपड़े के फैब्रिक के कपड़े ही पहनती थी. Similarly, the word bandana now refer to any brightly colored and printed scarf. तो बंडाना जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो सिर पर पहनने वाले, सिर पर बांधने वाले चटक कलर के छापेदार ब्राइटली कलर्ड प्रिंटेड स्कार्फ के लिए यूज किया गया है. इसको हम गले पर भी डाल सकते हैं या सिर पे भी डाल सकते हैं. ओरिजिनली साधारणतः द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड. जो बंडाना वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? बंडाना वर्ड हिंदी फॉर टाइंग, यानी हिंदी के बांधने से इस बंधन शब्द से बंडाना शब्द लिया गया है. रेफर्ड टू ए वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड. इसको एक चमकते कलर के साथ ही इसको रेफर किया गया है. क्लॉथ प्रोड्यूस थ्रू ए मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग. इस प्रकार टाइंग एंड डाइंग के कपड़े को आपस में टाई करके पहले कपड़े को जोड़कर बाद में इसको कलर करना, इस तरह के कपड़े को बंडाना के नाम से जाना गया. देयर वर ऑर्डर अदर कलर्स इन ऑर्डर बुक. देयर वर नोटिस बाय द पैलेस ऑफ ओरिजिन. जो इस ऑर्डर बुक के अंदर जो अलग अलग नाम है, कासिम बाजार है, पटना है, कलकत्ता, उड़ीसा, चेरापुर, दिस इज द नेम ऑफ द क्लॉथ्स, डिफरेंट नेम. वाइड सेपरेट यूज ऑफ सच वर्ड्स शो हाउ पॉपुलर इंडियन टेक्सटाइल एंड बिकेम इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द. ये इस प्रकार से अलग अलग नामों से भारतीय कपड़ा दूसरे शहरों में, विदेश के अलग अलग भागों में, देशों के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता था. तो इस प्रकार यहाँ एक वर्ड रह गया हमारा जामदनी. व्हाट इज द जामदनी? इज ए फाइन मसलिन ऑन द, ये क्वेश्चन के एक्सरसाइज के अंदर, मसलिन ऑफ विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वूवन ऑन द लूम्स टिपिकली इन द ग्रेज एंड वाइट. ऑफन ए मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड गोल्ड थ्रेड वाज यूज्ड एज इन द cloths in this picture. The most important center of the Jamadani weavings were Dhaka in Bengal, Lucknow in United Provinces. जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये जामदानी वीवंस है, इसकी जामदानी बुनाई है. तो जामदानी क्या है? एक फाइन मसलिन कपड़ा है जिसके ऊपर डेकोरेट सजावट की गई है मोती के द्वारा. मोती से इसको सजाया गया है. इसका ये ज़्यादातर ग्रे और वाइट कलर में मिलता है. इस आमतौर पर सूती और सोने के दाग, सूती कपड़े में सोने के धागे, गोल्ड थ्रेड का यूज किया गया है. इन क्लोथ इस पिक्चर में हमें दिखाया गया है गोल्ड के धागों का प्रयोग किया गया है. इंपॉर्टेंट सेंटर, जो सेंटर के है वो सोने के धागों से बनाया हुआ है, डिजाइन बनाया गया है. जामदानी का जो प्रयोग है वो ज़्यादातर बनाए जाते थे वो ढाका बंगाल के अंदर
और लखनऊ के में जो यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत जो आज हमारा एट प्रेजेंट यूपी है, उसको पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर प्रिंटेड डिजाइन है, फाइन क्लॉथ सीट्स, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है सीट का प्रिंटेड कपड़े है। ये आंध्र प्रदेश के अंदर मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर इसका बहुत ज़्यादा बनाया जाता था। दिस इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ सीट्स प्रोड्यूस एक्सपोर्ट ईरान एंड यूरोप। ईरान और यूरोप के देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए इस कपड़े को बनाया जाता था। कौन सा था ये? सीट्स क्लॉथ से छीट का कपड़ा। नेक्स्ट है हमारा ये बंडाना डिजाइन है। नोटिस द लाइन, जो बीच में लाइन दिखाई दे रही है इस पे ध्यान दे। डू यू नो वाई, ये लाइन क्यों है बीच में? इन दिस ओढ़नी में जिसको हम चुन्नी या आज के टाइम पे हम जो दुपट्टा डालते हैं, टू टाइज यानी कि दो पार्ट को जोड़ा गया है एंड डाई फिर उसको रंगा गया है। सिल्क पीसीज आर स्कीम टुगेदर विद गोल्ड थ्रेड, ये दो पार्ट है, इन दोनों पार्ट को सोने के धागों से जोड़ा गया है। एंड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी, जो धागों की जो एम्ब्रॉयडरी की गई है वो बंडाना पैटर्न वर मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान और गुजरात। तो इस प्रकार का जो ज़्यादा प्रोडक्शन है वो राजस्थान और गुजरात के अंदर ही किया जाता था। इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट के अंदर जो भारतीय कपड़ा था वो कैसे आया? बाय द अर्ली 18th सेंचुरी वरीड बाय द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। 18th सेंचुरी के अंदर जो चिंता हो रही थी इंग्लैंड के इंडस्ट्री लगाने वालों को कि जो भारत का सूती कपड़ा है वो ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, उनको इस बात की चिंता वहाँ के इंडस्ट्री लगाने वालों को हो रही थी। वूल एंड सिल्क मेकर इन इंग्लैंड बिगन प्रोटेस्टिंग, जो वहाँ के वूल बनाने वाले हैं, सिल्क बनाने वाले हैं इंग्लैंड के, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर भारत से बना हुआ सूती कपड़ा इंपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। इसका विरोध किसने किया? वहाँ के वूल और सिल्क मेकर ने। इन 1720 का ब्रिटिश गवर्नमेंट एनेक्टेड ए लेजिस्लेशन बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल शीट्स इन इंग्लैंड। तो इस प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1720 में एक एक्ट बनाया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग बैन लगा दिया था कि भारत में बनने वाला प्रिंटेड शीट वाला कपड़ा इंग्लैंड में नहीं मंगवाया जाएगा। इंग्लैंड में प्रतिबंध लगा दिया गया था। इंटरेस्टिंगली दिस एक्ट वाज नोन एज द कैलिको एक्ट। इस प्रकार इस एक्ट को कैलिको एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है कि कब बनाया गया? 1722 में। किसके प्रोटेक्शन पर? वूल और सिल्क मेकर में। कौन से? उस पर सीट का जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल, तो उस पर ज़्यादा बैन किया गया। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड। इसी समय जो कपड़े की उद्योग थे वो विकास कर रहे थे इंग्लैंड के अंदर। अनेबल टू कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल, तो वो अयोग्य थे भारत के कपड़े से कम्पीट करने में। भारत के कपड़े के सामने वो लाचार थे क्योंकि वो उसका मुकाबला मशीनों से बनने वाला कपड़ा नहीं कर सकता था। इंग्लिश प्रोड्यूसर्स वांटेड ए सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। तो जो इंग्लैंड की इंडस्ट्री लगाने वाले थे वो चाहते थे कि उनको जो सारा सामान है उनका यहाँ पर ही बिके और उनको एक अच्छी सिक्योर सुरक्षित मार्केट चाहिए अपने सामान को बेचने के लिए, और प्रिवेंट करना चाहते थे कि जो भारत का सामान है उसको आने से रोकना चाहते थे। सूती कपड़े का जो रोकना चाहते थे। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो सबसे पहला जो बैन लगाया गया था तो वो कैलिको एक्ट के द्वारा लगा दिया गया था। उसके बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको संरक्षण के अंदर उन्होंने कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री लगाई। तो सबसे पहले वह कैलिको की प्रिंट करना, छपाई का विकास किया। इंडियन डिजाइन वर नाउ इमिटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड। तो भारत का जो डिजाइन था वह इंग्लैंड के अंदर भी प्रिंट किया जाने लगा, उसकी छपाई की जाने लगी। ऑन वाइट मसलिन और प्लेन वाइट के अंदर, और जो वाइट या कोरे कपड़े के ऊपर वो डिजाइन किया जाने लगा था। कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल आल्सो लेड टू ए सर्च फॉर टेक्निकल इनोवेशन इन इंग्लैंड। तो इस प्रकार जो भारत के बने हुए कपड़े के साथ जो कंपटीशन था
उस कंपटीशन को जीतने के लिए इनके सामने इंग्लैंड में टेक्निकल सुधार की ज़रूरत पड़ी थी। इन 1764 स्पिनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय द जॉन कीए विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रेडिशनल स्पिंडल। तो वहाँ पर जो उद्योग तो लग चुके थे, लेकिन उद्योगों के अंदर सामान ज़्यादा मात्रा में बनाए जाने के लिए उन्होंने जॉन कीए के द्वारा एक मशीन बनाई थी जिसका नाम स्पिनिंग जेनी रखा। उसका आविष्कार किया गया ताकि जो कपड़ा उत्पादन है उसको ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो कपड़ा ज़्यादा बढ़ाए जाने के कारण स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन किया गया था जॉन कीए के द्वारा 1764 में। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट्स। जो स्टीम इंजन थे, भाप से चलने वाला इंजन था, उसको इन्वेंशन किया आर्कराइट, रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा 1786 में। रिवोल्यूशनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल वीविंग। तो इस प्रकार 1786 के बाद तो सूती कपड़े की बुनाई को और सूती कपड़े की बुनाई में ज़्यादा क्रांति आ चुकी थी। क्लोथ कुड नाउ बी वूवन इन इमेंस क्वांटिटी एंड चीपली टू। तो इस प्रकार वहाँ बनाया जाने वाला कपड़ा कम कीमत पर तैयार किया जाएगा, यानी कि वहाँ से जो कपड़ा बनता था उसकी जो क्वालिटी थी वो लो होती थी और जो सस्ते दामों पर मिल जाता था। हाउएवर इंडिया टेक्सटाइल कंटिन्यूज टू डोमिनेट्स वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी तक दुनिया के बाजारों में भारतीय कपड़े की जो दबदबा था वो बना रहा, इम्पोर्टेंस बनी रही। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, जो यूरोप से आने वाली कंपनीज थी, जहाँ डच कंपनी, फ्रेंच कंपनी, इंग्लिश कंपनी, कौन सी, डच, फ्रेंच, इंग्लिश, मेड इनमोर्स प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड। तो यहाँ इस फूलते हुए व्यापार से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। कौन कौन सी कंपनियों को, डच कंपनी, फ्रांस की, डच की कंट्री की, इंग्लैंड की इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दीज कंपनी परचेज करते थे कॉटन को और सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग सिल्वर से। तो वो वहाँ से चांदी मंगाते थे, यानी कि वस्तुओं के बदले क्या दी जाती थी, चांदी दी जाती थी भारत के अंदर। बट एज यू नो चैप्टर 2 हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया गेन पॉलिटिकल पावर इन बंगाल। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के अंदर राजनीतिक पावर मिल जाने के बाद इट नॉट लॉन्गर है टू इम्पोर्ट प्रीसियस मेटल। तो इसके बाद ज़्यादा लंबे समय तक जो अनमोल धातुएं थी वो उन धातुओं के द्वारा भारतीय वस्तुएं खरीदी जाती थी। जैसे बाहर से मसाले खरीदते थे, बाहर से कपड़ा खरीदते थे, तो उसके बदले वो इंग्लैंड से या चांदी, सिल्वर, गोल्ड मंगाते थे, तो उनके बदले सामान खरीदा जाता था। इंस्टेड दे कलेक्टेड रिवेन्यूज। लेकिन बंगाल पर जब उनका अधिकार हो गया तो उसके बाद दे कलेक्ट रिवेन्यू, उन्होंने रिवेन्यू इकट्ठा करना शुरू किया, लगान इकट्ठा करना शुरू किया पीसेंट से, जमींदार से, एंड यूज दिस रेवेन्यू टू बाय इंडियन। और इसी पैसे को भारत से जो सामान खरीदते थे उसका प्रयोग करते थे, यानी कि यहीं का पैसा और यहीं से वस्तु खरीद रहे थे। तो ये डबल प्रॉफिट किसको हुआ था, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अभी यहाँ दिखाई दे रहा है साइड में कोचिन सेटलमेंट्स है, यूरोपियन ट्रेड एक्सपेंडेंट्स, जो यूरोपियन कंपनी व्यापारी थे वो उन्होंने यहाँ पर अपने आप को बसाना शुरू कर दिया था, सेटलमेंट करना शुरू किया था। वेरियस पोर्ट जैसे डच सेटलमेंट्स इन कोचिन के अंदर 17th सेंचुरी में, यहाँ उन्होंने अपने किले भी बना लिए थे। ओके स्टूडेंट्स, ये वो मैप के अंदर शहर दिखाया गया है। ये यहाँ पर इंडिया है, कौन कौन से शहर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ये जयपुर है, पाटन है, अहमदाबाद है, सूरत है, बॉम्बे है, और उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है। ये शहर हैं जिस टाइम पर अंग्रेज यहाँ आते थे और इनसे व्यापार करते थे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को अच्छी तरह से